नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के यहाँ? आइए कमेंट में जल्दी से बताइए। कल मुझे याद आ रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान पढ़ा चुका था मैं। सियाचिन ग्लेशियर आज पढ़ाना है हमें, तो चलिए वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, हेडिंग डालो आज आप। सियाचिन ग्लेशियर। सबसे पहला पॉइंट होगा सियाचिन ग्लेशियर की। देखो ध्यान से, पहला पॉइंट होगा इसमें सियाचिन ग्लेशियर में कहाँ पर लोकेटेड है ये। लोकेटेड ऑन काराकोरम रेंज। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। अगर मैं बात करूंगा इसकी लेंथ कितनी है, 72 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा सियाचिन ग्लेशियर की, तो इसे कहा जाता है थर्ड पोल ऑफ अर्थ। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। अब जब कभी भी ग्लेशियर का वाटर जो है ना, जब कभी भी ग्लेशियर का वाटर मेल्ट होता है तो उससे रिवर ओरिजिनेट होती है, हाँ या ना? है ना? तो यहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिस रिवर का नाम है नुब्रा। नुब्रा नदी का यहां से उद्गम होता है। ठीक है, यानी नुब्रा नदी यहीं से निकलती है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो सियाचिन ग्लेशियर के साथ क्या और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जैसे ये ग्लेशियर है सियाचिन, इसके इधर कंट्री है चाइना, इधर कंट्री बैठा हुआ है पाकिस्तान, इधर जो कंट्री है वो है इंडिया, यानी कि ट्राई पॉइंट है। अब पाकिस्तानी इन्वेडर्स ने यह इधर घुसना शुरू किया, तो भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत 1984 किसने चलाया? इंडिया ने। अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था।
लिख दिया। आगे बढ़े। ये पीओके है। ये सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है इस वाली रीजन में। इस क्षेत्र को कहा जाता है सर क्रीक। एक्चुअल में क्रीक का मतलब होता है एक स्लाइन वाटर बॉडी। ठीक है। स्लाइन वाटर बॉडी। ओके। देखो ध्यान से। ये है एक नैरो स्लाइन वाटर बॉडी। ये होता है एक सक्र लवणीय जलीय भाग। ठीक है। ये होता है एक सक्र लवणीय जलीय भाग होता है। अब क्योंकि स्लाइन वाटर इसमें पाया जाता है तो फिश के रिजर्व भी पाए जाएंगे, पेट्रोलियम भी पाया जाएगा। दोनों के ही रिजर्व पाए जाएंगे इसमें, फिश के भी और पेट्रोलियम के भी। तो इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप हो ही जाएगी। आगे अगर मैं बात करूंगा तो ये 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये डिस्प्यूटेड है पाकिस्तान के साथ क्योंकि दोनों ही देश अपना अपना बताते हैं। पाकिस्तान के साथ क्या है ये, विवादित है। वरुणेश शुक्ला, ये सब कुछ पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। और इस ये मैं आपको टॉपिक बता दूं, जब कोई भी आप हाई स्टैंडर्ड एग्जाम में बैठते हो तो वहां ये टॉपिक आपको मिलेगा किस नाम से, तो आपका आंसर होगा भाई साहब कॉन्टेम्पररी इशू के नाम से या जियो पॉलिटिक्स के नाम से मिलेगा। ओके। पाकिस्तान के साथ जो भी डिस्प्यूट है हमारे वो पूरे हो चुके हैं, वो अफगानिस्तान पे फोकस करते हैं, देखो ध्यान से।
ये हो गया पाकिस्तान। ये है अफगानिस्तान। तो केवल इतना ही बॉर्डर तो शेयर होगा। बट ये बॉर्डर अगर देखा जाए एक्चुअल में तो इंडिया से न शेयर हो करके पीओके के साथ शेयर होता है। आगे बात समझ में, किसके साथ? पीओके के साथ। तो देखो ध्यान से, मैं हेडिंग डालता हूं यहीं पे, अफगानिस्तान। ये बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है? अगर हम बात करेंगे तो देखो, इसकी कंडीशन यूं है, ऊपर एक ही कंट्री है, मतलब अफगानिस्तान। इसके नीचे यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है पाकिस्तान। यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है इंडिया। और ये कंप्लीट जो लाइन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है डूरंड लाइन। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो आपका आंसर होगा डूरंड लाइन है। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी लाइन है, तो आपका आंसर होगा डूरंड लाइन है। अरशद अली इतने कमेंट नहीं करते, कमेंट आपका पढ़ लिया मैंने, ओके। तो याद रखना इस चीज को, डूरंड लाइन दो देशों को अफगानिस्तान से अलग करती है, पाकिस्तान और भारत से। अगर मैं आपसे बात करूंगा कि बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है अफगानिस्तान, तो आपका आंसर होगा, भाई भारत में कौन सा क्षेत्र इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? गिलगिट बाल्टिस्तान। कौन शेयर करता है बॉर्डर? आपका आंसर क्या होगा? गिलगिट बाल्टिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, ये हमारा रीजन तो हो गया गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, लेकिन ये वाला रीजन क्या कहलाता है अफगानिस्तान का? तो आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है वाखन कॉरिडोर। इसे कहा जाता है बाखन गलियारा। और 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है ये। और ये है शॉर्टेस्ट बॉर्डर लेंथ। ये है सबसे कम लंबी सीमा। ये क्या है? सबसे कम लंबी सीमा है। दीपक कुमार, किस चीज की डेट इंक्रीज करानी मुझे बताओ। अब नेक्स्ट कंट्री जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चाइना। चाइना, है ना? बढ़ जाए आगे।
दिख रहा है थोड़ा बहुत? अगर मैं चाइना की बात करूंगा तो इस पूरे के पूरे एरिया में कौन सा कंट्री फैला हुआ है? चाइना, राइट। और हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे इतना हिस्सा हमारे पास नहीं है, और इस हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसे पीओके के नाम से जाना जाता है। अब चाइना के बाद अगर हम बात करेंगे तो 2019 में हमारे इंडिया का मैप चेंज हुआ, राइट। 2019 में क्या हुआ है? हमारे इंडिया का मैप चेंज हुआ है। और मैप चेंज होने के बाद कंडीशन ये बन गई है कि ऊपर का पूरा क्षेत्र क्या बना दिया गया है? ऊपर का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसे बना दिया गया लद्दाख, राइट। ये क्या हो गया? लद्दाख। ये तो हो गया लद्दाख, और ये हो गया जम्मू कश्मीर। अब इस चाइना के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ क्या आ जाएगा? उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये वाला कौन सा है? सिक्किम। ये यहाँ पे जो है सिक्किम, और लास्ट में भाई ये वाला कौन सा है? इसकी अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम और अरुणाचल। ये ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, हेडिंग डालो आप, चाइना। ठीक है। चाइना की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे इसके साथ 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। और यहाँ पे लद्दाख आता है बॉर्डर पे, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, सिक्किम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। ये सभी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अब ध्यान से सुनना। एक ट्रिटी हुई थी तीन देशों के मध्य। एक्चुअल में था क्या, पूरी कहानी सुनो। ये चाइना है। चाइना से नीचे एक कंट्री हुआ करता था तिब्बत, और यहाँ नेपाल तो आज भी मौजूद है ही है। तो होता क्या था, जब भी मन में आता था तभी नेपाल वाले जाके और इनको पीट देते थे, तिब्बत वालों को। तिब्बत वाले हो गए परेशान। इनको लगा कि अगर चाइना हमारी मदद कर देगा तो हम इनसे बदला ले पाएंगे। तो एक्चुअल में तिब्बत वाले चाइना के पास गए थे मदद लेने के लिए 1906 में, कि भाई हमारी मदद कर दो। लेकिन उस समय पर शासक था यहाँ का माछू शासक। तो जो माछू शासक था उसने क्या किया, 1906 में पूरे के पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1906 में पूरे के पूरे क्षेत्र पर माछू ने क्या किया, अधिकार कर लिया तिब्बत पे। और 1906 से 12 तक ये अधिकार लगातार बना रहा। ये अधिकार लगातार 1906 से 12 तक बना रहा। सपोर्टिंग बुला ले कोई यार, भूख लग रही है। 1912 में जब माछू शासक मर गया तो चाइना ने अपने आप को, सॉरी, तिब्बत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तुरंत अंग्रेजों ने अटैक कर दिया। यानी पूरी कहानी है क्या, मैं लिख रहा हूं यहां, 1906 टू 12 चाइना इन्वेडेड तिब्बत। चीन का तिब्बत पर अधिकार रहा। उन्नीस सौ बारह में तिब्बत आजाद हुआ। 1914 में एक संधि हुई, ठीक है, और इसे कहा गया शिमला ट्रीटी। शिमला कॉन्वेंशन। इसे कहा गया शिमला समझौता कहा गया। तीन देशों के मध्य हुआ ये शिमला समझौता।
एक था इसमें हमारा इंडिया, एक था इसमें तिब्बत, एक कंट्री था इसमें चाइना। सही है। तिब्बत को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और आधा तिब्बत जो था ये दे दिया गया किसको? आधा तिब्बत दे दिया गया चाइना को। आगे बात समझ में? और बाकी जो बचा हुआ भाग था, तो भारत और तिब्बत के बीच में लाइन खींची गई जिसे कहा गया मैकमोहन लाइन। क्या कहा गया इसको? मैकमोहन लाइन कहा गया। आगे बात समझ में? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैकमोहन लाइन किस किस के बीच खींची गई, ध्यान से सुनना। was draw between इंडिया एंड तिब्बत। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के मध्य खींची गई थी। आगे बात समझ में? ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। पॉलिटी का सिलेबस उन्होंने अपलोड कर दिया। मैकमोहन रेखा खींची गई थी, या वर्ड पे ध्यान देना, मैंने ये लिखा हुआ है मैकमोहन लाइन वॉज ड्रॉ। मतलब 1959 के बाद जब चाइना का बॉर्डर यहां तक आ गया, तो मैकमोहन लाइन प्रेजेंट टाइम में इंडिया और चाइना के बीच में, पहले भारत और तिब्बत के बीच में खींची गई थी। और जब चाइना ने अटैक मारा था तिब्बत के ऊपर, तो यहाँ का जो दलाई लामा था
दलाई लामा भागकर हमारे भारत में आ गया और वो खुद तो मरे, हमें भी ले डूबे। तुरंत चाइना ने अटैक मार दिया इंडिया पर और हमारे लद्दाख के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया। एंड दिस एंटायर रीजन इज कॉल्ड अक्साई चीन। इसी को अक्साई चीन कहा गया। मुझे एक बात बताओ, मैकमोहन लाइन का पूरा मैटर समझ में आया नहीं आया? जल्दी से कमेंट करो। मैकमोहन लाइन का पूरा मैटर समझ में आया नहीं आया कि मैकमोहन लाइन कहाँ से ड्रॉ की गई, कैसे, क्या कंडीशन है? जल्दी बताओ, हाँ या ना। एक दो दिन में वर्ल्ड मैपिंग जो जहां से आपकी चल रही थी वहीं से शुरू करवाएंगे। पुराने बैच में जो चल रही थी वहीं से शुरू कर देंगे। सब कुछ क्लियर है? ये पूरा मैटर समझ में आया? तुरंत रिप्लाई किया करो ऑफलाइन की तरह, हाँ या ना। आगे बढ़े अब देखो डिस्प्यूट क्या क्या है इसके साथ। डिस्प्यूट या विवाद। वर्तमान में तो तिब्बत का अस्तित्व ही मिटा दिया चाइना ने। ठीक है, पूरी तरह से अस्तित्व मिटा दिया। डिस्प्यूट में सबसे पहले जो डिस्प्यूट आता है वो आता है अक्साई चीन। इसे कहा जाता है अक्साई चीन। देखो ध्यान से, ये है क्या? तो आपका आंसर होगा इंडियन रीजन है ये। इस पर अधिकार किसने कर लिया? इन्वेडेड बाय चाइना। कब? इन 1962, है ना? चीन द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र है। वो क्षेत्र है जिस पर, तो मैकमोहन चाइना और इंडिया के बीच है, आपने पीछे इंडिया तिब्बत के बीच लिख दिया है। दिमाग से थोड़े पैदल वैदल हो, क्या चक्कर है? मतलब बुद्धि नाम की चीज विकसित नहीं हो पाई थी कि आपके अंदर? पहले बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि मैकमोहन लाइन वॉज ड्रॉ बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के मध्य खींची गई थी। कब? 1914 में। फिर आगे लिखा हुआ है, लेकिन 1959 में चीन ने पूरे के पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया। आगे बात समझ में? चीन ने पूरे के पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तो प्रेजेंट टाइम में मैकमोहन लाइन भारत और चीन, प्रेजेंट टाइम में भारत और यहां पे आ जाएगा चीन। प्रेजेंट टाइम में किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य है। अब क्या दिक्कत है इसमें? इंग्लिश में करेक्ट लिखा हुआ है, हिंदी में करेक्ट कर दिया मैंने। अब भी समझ में नहीं आया?
ये चीन द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र है, अक्साई चीन, उधर जो मैंने लाइन से ड्रॉ कर रखा है। अब एक लाइन है जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वास्तविक नियंत्रण रेखा, और इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है LAC। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये सेपरेट करती है ना, सेपरेट अक्साई चीन फ्रॉम लद्दाख। लद्दाख से ही तो अलग करेगी, है ना। अक्साई चीन को लद्दाख से अलग करती है। ये मैटर है अक्साई चीन का। यानी कि इधर ये वाली जो लाइन है ये है LAC, इधर भी भारत का अधिकार नहीं है, यहां पर जो लाइन है वो है LOC, और इस पर अधिकार कर रखा है किसने, पाकिस्तान ने। बाकी जो बीच का बचा हुआ क्षेत्र है इस पर किसका अधिकार है, इस पर हमारे भारत का अधिकार है। अब बताओ क्या समस्या है, समझ आया नहीं आया। एक बार सभी बच्चे कमेंट में आ जाओ। ये डिस्प्यूट PCS के पेपर में भी आते हैं और SSC भी पूछता है, यही कारण है कि ये सभी डिस्प्यूट GS स्पेशल बैच में भी कराने पड़ते हैं, है ना। आगे बढ़े। हम्म। नेक्स्ट हेडिंग डालो बाप। पैगोंगसू झील, ठीक है। पैगोंगसू झील, पैगोंगसू झील की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पर स्थित है, देखो ध्यान से। ये है पैगोंगसू झील। ये 3 कलर से ड्रॉ कर रखी है मैंने। पैगोंगसू लेक की अगर मैं बात करूंगा, लोकेटेड इन माउंटेनियस रीजन। ये भारत के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। कहां पर स्थित है, भारत के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। इसकी खास बात क्या है, ये ग्लेशियर फीडेड लेक है।
यानी इसमें हिमनद का जल आता है, लेकिन एक दिक्कत है, फिर भी इसका वाटर जो है वो सलाइन वाटर है। आगे बात समझ में? तो इसे बोला जाता है, ये है विश्व की विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि ये लेक जैसे ये माउंटेन है, इन माउंटेन के बीच में ऐसे यूं स्थित है ये झील, और पूरी तरह से बाउंडेड है। न तो इसमें पानी आता है, न इसका पानी कहीं जाता है। तो आप ऐसे समझो, लाखों सालों से, करोड़ों साल से इसके अंदर जितने मिनरल्स पहुंचे, वो सभी के सभी मिनरल्स वहीं के वहीं डिपॉजिट होते चले गए, डिपॉजिट होते चले गए। ठीक है ना? इसलिए ये खारे पानी की झील है। ऐसा क्यों है मैं लिखता हूं, इसके पीछे कारण क्या है। बिकॉज वाटर नॉट कम्स वाटर ऑलवेज बाउंडेड, है ना? पानी हमेशा स्थिर रहता है। पानी हमेशा इसका कैसा रहता है? स्थिर रहता है। ओके। मैं भी आ जाऊं बाहर, है? क्लास छोड़ देता हूं। अगर हम बात करेंगे इस लेक की, तो 40% कहां पर है ये लेक? 40% है ये लेक लद्दाख में, 10% है ये पीओके में, और 50% है ये चाइना में। ओ, देख रहे हो क्या लिख दिया मैंने? पीओके, पीओके नहीं, अक्साई चीन। विवादित क्षेत्र में 10% है, 40% लद्दाख में है, 50% कहां पर है? ये चाइना में है। अब दिक्कत क्या होती है, जो इस लेक के कॉर्नर हैं, पहला दूसरा ऐसे जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर को कहा जाता है फिंगर्स ऑफ लेक। तो जो इस लेक का फिंगर 4 है, मतलब चौथा पॉइंट जो है, वहां पे दोनों देश की आर्मी पेट्रोलिंग करती है, तो इसी को क्लैश पॉइंट बोला जाता है। इसी को बोला जाता है, यह है झगड़े का केंद्र। अक्सर करके दोनों देशों के मध्य यहां पर लड़ाइयां होती रहती हैं। ओके। तो ये हो गई आपकी पैगोंगसो लेक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, तो जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक मैदान पड़ता है, इस वाले पॉइंट पे, ये जो मैं लिख रहा हूं, इस मैदान का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा दीप सांग प्लेन। मैदान का नाम क्या है? मैदान का नाम है दीप सांग मैदान। दीप सांग मैदान किस किस देश के मध्य विवादित है? तो आपका आंसर होगा डिस्प्यूटेड बिटवीन
इंडिया एंड चाइना। भारत और चीन के मध्य विवादित है। जो दीपसांग मैदान है ये हमारे भारत और चीन के मध्य क्या है, विवादित है। तो ये हो गया आपका तीसरा डिस्प्यूट। पैगोंग सू लेक पूरा समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, आगे बढ़ जाए। हम्म अगला डिस्प्यूट देखें, चलो। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, फोर्थ नंबर पे। गलवान घाटी। अगर मैं बात करूंगा गलवान की, गलवान घाटी की, तो गलवान एक्चुअल में है क्या, मैं लिख रहा हूं। देखो, गलवान रिवर जाकर मिलती है किस में, श्योक रिवर में। और श्योक जाकर किस में मिल जाती है, इंडस रिवर में। तो मैटर पूरा समझ में आ गया, कौन सी नदी किस में जा रही है। अब गलवान रिवर की अगर मैं बात करूंगा तो ये ओरिजिनेट कहां से होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम अक्साई चीन। और किधर जाती है फिर ये, ओरिजिनेट फ्रॉम अक्साई चीन एंड फ्लोइंग वेस्टवर्ड। ठीक, एंड कम्स इन लद्दाख। सही है, पढ़कर देखो पूरा क्या लिखा है मैंने। एक विवादित क्षेत्र से उद्गम होने के बाद, यानी यहां से ऐसे यूं निकलने के बाद इधर आ जाती है ये। अक्साई चीन से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहती है तथा लद्दाख में आती है। ओके, अब इस चीज को समझ लो ध्यान से, यानी ये रिवर है। इस रिवर के साथ कंडीशन ये है कि यहां पर तो इंडियन आर्मी लगी हुई है और इधर है चाइना का पार्ट, आया ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पूरी नदी का क्षेत्र भारत और चीन के मध्य विवादित है, क्योंकि अक्साई चीन वाला रीजन है, इनडायरेक्टली बोलो हाँ या ना। चाइना ने क्या किया, अपने यहाँ पे इस नदी के किनारे किनारे यहाँ पे सड़कों का निर्माण कराया है। यहाँ पे क्या किया चाइना ने, सड़कों का निर्माण करा दिया और यहाँ पे सेना लगा दी अपनी, इस स्थिति को मजबूत किया है।
भारत ने जब अपनी सड़कों का निर्माण करना शुरू किया तो ये बात इनको पसंद नहीं आई, और इन्होंने यहाँ बॉर्डर पे फायरिंग करना शुरू कर दी लॉकडाउन के टाइम पर। तो तभी ये वाला क्षेत्र जो है काफी हाईलाइटेड हुआ था। तो याद रखना, एक्चुअल में गलवान एक नदी है, और जिस क्षेत्र से होकर गलवान नदी बहती है वो क्षेत्र डिस्प्यूटेड है किस किस के बीच। तो आपका आंसर होगा इंडिया और चाइना के बीच वो क्षेत्र क्या है, डिस्प्यूटेड है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में अगला पॉइंट होगा, ये गलवान नाम किसके आधार पर रखा गया है। भारत का एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुलाम रसूल गलवान। उसी ने इस घाटी की खोज की थी, गलवान घाटी की। और इसने एक बुक भी लिखी है, सर्वेंट ऑफ साहिब। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट थे हमारे जो चाइना के साथ काफी ज्यादा चर्चित हैं और जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, बाकी किसी का कोई डाउट है तो बताओ। आपका सिलेबस सारा सब कुछ किया जाएगा। एक तो पुराने बैचों में मैं कैटेगरी बनवाता हूँ, पुराने बैच में कैटेगरी बनेगी एक, और उसमें इंडियन ज्योग्राफी की कैटेगरी बनेगी। अभी जितनी क्लास चल रही है उसमें सारी सीक्वेंस में क्लास जाएंगी। अब इसको कौन बनाएगा, उसको ऋषभ को या आकाश को मैसेज डाल दे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी सेपरेट चलेगी, इंडियन ज्योग्राफी सेपरेट चलेगी, सीक्वेंस में चलेगी, तो परेशान होना ही नहीं है। आगे बात समझ में। किसी बैच में ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक आध यूनिट रह गया है और इंडियन शुरू हो गया, तो इंडियन में ही चलेगा ना। और जब इंडियन का सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है वो खुद ब खुद वहां पे जाके आप कंप्लीट कर लोगे। जब रिवीजन करोगे तो सारी क्लासेस आप लोगों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में दिखाई देंगी। ओके, और अभी जो टॉपिक चल रहा है, ठीक, अभी जो टॉपिक चल रहा है आपका, पूरी तरह से आप उस पर फोकस करें। अभी कौन से बैच में क्या बचा हुआ है वो मुझे पता है, आप इतना परेशान मत हुआ करो, है ना। सारा सब कुछ कराया जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब भाई बैच मर्ज है, ये वाली बात आप लोगों को अच्छे से पता है। अब सारे लोग अपनी अपनी डिमांड लेकर आओगे कि सर ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, तो आप खुद समझदार हो कि ऐसी सिचुएशन में टीचर क्या ही पढ़ा पाएगा और क्या ही अपना परफॉर्मेंस आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाएगा। ओके, तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, टाइम हो चुका है आपका, है ना। हाँ, एक और चीज, थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस की वजह से कुछ टीचर्स छुट्टी पे हैं, इस वजह से आप लोगों की क्लास का केवल एक दिन के लिए टाइम चेंज किया गया, और शायद वो 5 या 5:30 के आसपास है, ठीक है। तो कल कल का टाइम चेंज है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना कल के लिए। मैं एक्यूरेट टाइम बता देता हूँ आपको कितने बजे है कल। ये आपका टाइम जो है वो है 5:30 टू 6:30, 5:30 से 6:30 की टाइमिंग है एक दिन के लिए। ओके, चलो।